वेलकम बैक टू डेंटराश्री। जब मैं नीट एमडीएस प्रेप कर रही थी ना, तो मुझे हर बार लगता था काश कोई मुझे कुछ घंटे में पूरा प्रोस्थो क्लियर करा देता, सिंपल वे में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिल जाए और रिवीजन भी एक साथ हो जाए। कितना इजी हो जाता है ना। और एग्जैक्टली इसी चीज़ को इजी बनाने के लिए मैं यहाँ हूँ। आज के वीडियो में हम करने वाले हैं कंप्लीट डेंचर इन वन शॉट सीरीज़, जिसमें मैं कवर करूँगी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, स्मार्ट टिप्स और हाई यील्ड टॉपिक, जिससे आपका मैक्सिमम क्वेश्चन कवर हो जाएगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक। हम जानते हैं सबसे पहले नॉर्मली जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो प्रोस्टोडोंटिक का डेफिनेशन। ठीक है, तो प्रोस्टोडोंटिक का डेफिनेशन जीपीटी का क्या है? प्रोस्टोडोंटिक इज अ डेंटल स्पेशलिटी pertaining to the diagnosis, treatment planning, rehabilitation and maintenance of oral function, comfort, appearance and health of patient, associated with missing tooth or deficient tooth and maxillofacial tissue. Using biocompatible substitute. तो इन शॉर्ट ये हमारा जो है नॉर्मली डेफिनेशन है जीपीटी का प्रोस्टोडोंटिक का। ठीक है, बेसिकली देखा तो प्रोस्तो हमारा 5 पार्ट में डिवाइडेड है। ठीक है, उसके अंदर आता है सीडी कंप्लीट डेंचर, आरपीडी रिमूवेबल पार्शियल डेंचर, एफपीडी फिक्स पार्शियल डेंचर, मैक्सिलोफेशियल प्रोस्थेसिस एंड इम्प्लांट। ठीक है, सीडी में क्या आता है? अगर आपका इंटायर डेंटेशन जो है वो मिसिंग है तो आपको कंप्लीट डेंचर में आता है, जिसमें आपका डेंचर आप बना के पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं। आरपीडी में क्या है? 1 और मोर टीथ जो है वो मिसिंग है, लेकिन आप उनको रिमूवेबल देते हैं, पेशेंट उसको खुद से रिमूव कर सकता है और पहन सकता है, दैट इज़ आरपीडी। एफपीडी में हम लोग कैपिंग वगैरह जो करते हैं, ठीक है, तो एफपीडी में क्या होता है? वो फिक्स्ड होता है, पेशेंट उसको रिमूव नहीं कर सकता। ठीक है, तो दैट इज़ एफपीडी में। मैक्सिलोफेशियल प्रोस्थेसिस में क्या आता है? हम लोग ईयर प्रोस्थेसिस, नोज प्रोस्थेसिस या जो भी प्रोस्थेसिस हम प्रोवाइड करते हैं वो सारा आता है मैक्सिलोफेशियल प्रोस्थेसिस में। इम्प्लांट मिसिंग टिथ को फिक्स करने के लिए जब हम लोग टाइटेनियम का स्क्रू बनाते हैं तो इन शॉर्ट वो इम्प्लांट में आता है। ठीक है, तो ये है हमारा प्रोस्थो का बेसिक। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग कंप्लीट डेंचर में। सबसे पहला जो हमारा वीडियो बनने वाला है वो कंप्लीट डेंचर के ऊपर पूरा एक वीडियो की कंप्लीट डेंचर इन शॉर्ट में आपको पूरा का पूरा जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड वो सारी चीज़ें मैं बता सकूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं इसका स्टेप्स क्या है। बेसिक पता होना चाहिए कंप्लीट डेंचर में क्या क्या होता है। तो 2 तरीके का होता है, एक तो क्लिनिकल स्टेप्स होते हैं और एक लेबोरेटरी में होते हैं। क्लिनिकल स्टेप्स जो हम परफॉर्म करते हैं और लेबोरेटरी में जो कि हम देते हैं लैब में बनने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले जो पेशेंट आता है तो हम क्या करते हैं? उसका केस हिस्ट्री लेते हैं। केस हिस्ट्री लेने के बाद हम उसका क्या होता है? डायग्नोस्टिक कास्ट बनाते हैं। ठीक है, जब कास्ट बन के आता है तो हमारा थर्ड स्टेप क्या होता है? हम उसमें देखते हैं, माउथ प्रेप करते हैं कि कोई अंडर कट्स तो नहीं है, ठीक है, कोई टोराई तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद हम क्या करते हैं? उसका प्री प्रोस्थेटिक, अगर कोई भी अंडर कट या फिर कोई भी प्री प्रोस्थेटिक सर्जरी करना है तो हम लोग वो परफॉर्म करते हैं। प्री प्रोस्थेटिक सर्जरी करने के बाद हम लोग लेते हैं उसका प्राइमरी इम्प्रेशन। प्राइमरी इम्प्रेशन लेने के बाद हम वो स्टेप होता है हमारा फिर प्राइमरी कास्ट लैब में जाके बनता है। प्राइमरी कास्ट जब बनता है लैब में, उसके बाद उस वहीं पे लैब में हमारा कस्टम ट्रे बनाया जाता है। ठीक है, कस्टम ट्रे जो हम लोग सैलिक बेस प्लेट से बनाते हैं या फिर जो एक्रेलिक बेस प्लेट से बनाते हैं वो हमारा कस्टम ट्रे होता है। ठीक है, उस कस्टम ट्रे से फिर हम लोग सेकेंडरी इम्प्रेशन लेते हैं पेशेंट के माउथ में। फिर जो सेकेंडरी इम्प्रेशन होता है उससे हम लोग फिर मास्टर कास्ट बनाते हैं लैब में, और उस मास्टर कास्ट पे हमारा रिम बनता है। ठीक है, ऑक्लूजल रिम बनता है। फिर ये ऑक्लूजल रिम जो है हमारा डेंटिस्ट के पास भेजा जाता है, जिससे हम लोग जॉ रिलेशन करते हैं पेशेंट के माउथ में। जॉ रिलेशन करने के बाद हमारा जो है लैब में फिर उसको आर्टिकुलेशन करते हैं। फिर टिप सेटिंग होता है। टिप सेटिंग करने के बाद फिर हमारा क्लिनिकल स्टेप में आता है ट्राई इन। ओके, अब हमने क्या किया? पेशेंट के उस मुंह में ट्राई इन कर लिया। ठीक है, अब पेशेंट के ट्राई इन के बाद हम लोग फिर लैब में भेजते हैं उसको प्रोसेसिंग होने के लिए। ठीक है, प्रोसेसिंग ऑफ डेंचर। प्रोसेसिंग डेंचर होने के बाद हम डेंचर इंसर्शन करते हैं। डेंचर इंसर्शन के बाद हम लोग पोस्ट इंसर्शन इंस्ट्रक्शन देते हैं पेशेंट को।
ठीक है। उसके बाद फॉलोअप होता रहता है। तो ये हमारा बेसिक स्टेप है कंप्लीट डेंचर का, ठीक है, जो नॉर्मली बेसिकली सबको पता होना चाहिए, पता है, ठीक है। तो ये स्टेप्स हो गया। लेट्स टॉक अबाउट एमएमहाउस क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल एटीट्यूड, ठीक है। एमएमहाउस क्लासिफिकेशन 1950 में आया था। इसके अकॉर्डिंग 4 तरीके के पेशेंट होते हैं जो आपके क्लिनिक पे आते हैं। सबसे पहले फिलोसफिकल, ठीक है, सेकंड एग्जैक्टिंग, थर्ड इंडिफरेंट, ठीक है, फोर्थ इज आपका हिस्टेरिकल। फिलोसफिकल की अगर बात करें तो ये पेशेंट जो होते हैं ये रैशनल होते हैं, ठीक है, कॉम्पैक्ट एंड डिफिकल्ट सिचुएशन। इन शॉर्ट अगर मैं बात करूँ तो ये आइडियल ही होते हैं, ये आइडियल पेशेंट है, ठीक है। आप ये नॉर्मली हर ट्रीटमेंट के लिए एडजस्ट हो जाते हैं। इनको सिर्फ चाहिए होता है इनका प्रॉपर हेल्थ मेंटेन रहे और अपीयरेंस जो है इनका अच्छा रहे। आपको बाद में बार बार टोकेंगे नहीं या फिर इनको कुछ नहीं है, इनको बस ठीक है आप प्रॉपर इनको ट्रीटमेंट दे दो, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। एग्जैक्टिंग में क्या है, ये पेशेंट जो है ये बहुत ही ज़्यादा इनको डिमांड्स होता है, ठीक है, हर चीज़ में डिमांड करेंगे, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है। लेकिन इन पेशेंट को अगर आप इजीली बता सको, हर प्रोसीजर को समझाएंगे तो ये अंडरस्टैंडेबल होते हैं, ठीक है। तो ये पेशेंट भी आप एक तरीके से डील कर सकते हो। इंडिफरेंट में क्या आ जाता है, ये पेशेंट आपका बहुत ही ज़्यादा रिलक्टेंट होते हैं, लाइक इनको ये ट्रीटमेंट कराना नहीं होता है लेकिन फिर भी ये ट्रीटमेंट कराने आए हैं, ठीक है। तो आपको हर चीज़ के लिए टोकेंगे कि नहीं, मतलब अपने हेल्थ के लिए आप ही को ब्लेम करेंगे, ठीक है, डेंटिस्ट को ये ब्लेम करेंगे अपने हेल्थ के लिए। तो इस टाइप के पेशेंट को आप चाहो तो रिफ्यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, रिफ्यूज़ करना ही बेटर होता है। अब बात करते हैं हिस्टेरिकल पेशेंट, ठीक है। हिस्टेरिकल पेशेंट में क्या होता है, ये पेशेंट जो होते हैं वो इमोशनली जो है अनस्टेबल होते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली इनका जो है अनफेवरेबल प्रोग्नोसिस होता है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए, पहले इनका साइकेट्रिक जो है ट्रीटमेंट चले, उसके बाद या जो भी प्रॉब्लम है उसका ट्रीटमेंट चले, उसके बाद इनको हम लोग प्रॉपरली ट्रीट करेंगे। तो ये है हमारा एमएमआर क्लासिफिकेशन। एमएमआर क्लासिफिकेशन का 2003 में फिर से इसका मॉडिफाइड वर्जन आया था जो कि गैमर एंड टकर ने दिया था। इसके अकॉर्डिंग 5 तरीके के होते हैं, एक आइडियल, रिलक्टेंट, सबमिटर, इंडिफरेंट एंड फिफ्थ वन इज रेजिस्टेंट, ठीक है। इसका अगर आप सिंपल वे में शॉर्ट फॉर्म में अगर याद करना चाहो तो आप याद कर सकते हैं, इजराइल रेजिस्टेंट है, आई फॉर आइडियल, एस फॉर सबमिटर, आर फॉर रिलक्टेंट, आई फॉर इंडिफरेंट एंड आर फॉर रेजिस्टेंट, ठीक है। अगर आपको एमएमआर क्लासिफिकेशन इससे पहले जो 1950 वाला था उसको अगर याद करने का है तो पहले, ठीक है, पहले किसने किया था, मतलब पहले इजराइल ने रेजिस्टेंट किया था, मतलब रेजिस्ट किया था, ठीक है। पी फॉर फिलोसफिकल, एच फॉर हिस्टेरिकल, ई फॉर एग्जैक्टिंग, ठीक है, और आई फॉर इंडिफरेंट, ठीक है। तो ये हो गया आपका शॉर्ट फॉर्म। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉफ्ट पैलेट, ठीक है। इसको हम लोग पैलेटल थॉट फॉर्म भी बोलते हैं, थॉट फॉर्म, ठीक है। ये नॉर्मली 3 तरीके में है, क्लास 1, क्लास 2 एंड क्लास 3। तीनों में दो दो इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक है। सबसे पहले एक एग्जाम्पल में ये जो है हमारा माउथ है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया हार्ड पैलेट और ये सॉफ्ट पैलेट, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप होता है वही है हमारा पैलेटल थॉट फॉर्म, ठीक है। तो पहले क्लास 1 में जो एंगल होता है वो कितना होता है 10 डिग्री, क्लास 2 में जो एंगल होता है वो कितना होता है 45 डिग्री, ठीक है। क्लास 3 में जो एंगल होता है हमारा 70 डिग्री। सेकेंड इंपॉर्टेंट बात जो याद रखना है, ये जो डिस्टेंस है ये हमारा होता है 5 mm क्लास 1 में, ठीक है। इसमें क्या होता है 1 to 5 mm के बीच में क्लास 2 में, और क्लास 3 में जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है लेस देन 1 mm, ठीक है। तो यही बात है, यही चीज़ आपको इसमें याद रखना है, ठीक। अब बात करते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ टंग। क्लासिफिकेशन ऑफ टंग में भी 2 तरीके का क्लासिफिकेशन, एक तो टंग के साइज के बेसिस पे, ठीक है, उसमें आता है हाउस क्लासिफिकेशन, टंग के पोजीशन के बेसिस पे जो दिया था राइट ने, तो दैट इज राइट क्लासिफिकेशन ऑफ टंग पोजीशन, ठीक है। इसमें क्या है क्लास 1, क्लास 1 हमारा आइडियल पोजीशन, आई मीन टू आइडियल साइज होता है जो कि हमारा नॉर्मल फॉर्म है, अगर सारा टीथ प्रेजेंट है तो जो टंग का साइज है वो हमारा हो गया क्लास 1, ठीक है, आइडियल सिचुएशन। क्लास 2 क्या है, हमारा कुछ टीथ मिसिंग है, तो उस टीथ मिसिंग की वजह से क्या है जो हमारा टंग है वो अपना शेप चेंज करेगा, ठीक है, दैट इज टीथ मिसिंग की वजह से, तो क्लास 2। और क्लास 3 क्या है, एक्सट्रीमली लार्ज टंग, ठीक है। तो ये हमारा अगर लार्ज टंग है तो वो हमारा क्लास 3, ठीक है। इसमें अगर हम देखें तो क्लास 1 हमारा क्या है, टंग लाइज इन द फ्लोर ऑफ द माउथ एंड द इंसाइजल एज जो है उससे थोड़ा सा नीचे, लाइक 1 mm to 2 mm, ठीक है। तो ये आइडियल पोजिशन ऑफ टंग है। क्लास 2 क्या है हमारा, टंग जो है फ्लैट है और ब्रॉड है,
क्लास 3 क्या आ गया कि टंग हमारा रिट्रैक्टेड एंड डिप्रेस्ड है फ्लोर ऑफ द माउथ में, इस वे में कि टंग हमारा कर्ल्ड हो गया ऊपर की तरफ, ठीक है। ये पोजीशन जो है ये हमारा हो गया क्लास 3 का पोजीशन। जल्दी जल्दी देखें तो क्लास 1 आइडियल सिचुएशन है, हमारा टंग का नॉर्मल पोजीशन है, कोई टिथ मिसिंग नहीं है, सॉरी नॉर्मल साइज है, कोई टिथ मिसिंग नहीं है, तो हमारा हो गया क्लास 1। क्लास 2 में क्या है कि हमारा टिथ मिसिंग होने की वजह से टंग अपना साइज और फॉर्म जो है वो चेंज कर रहा है, दैट इज क्लास 2। क्लास 3 क्या है कि वो नेचुरली हमारा टंग जो है ब्रॉड और लार्ज है, ठीक है। अब हम अगर पोजीशन की बात करें तो क्लास 1 इज आइडियल सिचुएशन, जिसमें क्या होता है फ्लोर ऑफ द माउथ, टंग जो होता है हमारा इंसाइजर लेट से 1 से 2 mm बिलो होता है, ठीक है। सेकंड सिचुएशन में क्या है कि हमारा टंग जो है फ्लैट और ब्रॉडर है। थर्ड पोजीशन हमारा क्या है कि हमारा टंग जो है वो नीचे रिट्रैक्ट हो चुका है, लेकिन उसका जो टिप है वो कर्ल होकर ऊपर की तरफ है, ठीक है, जो इंसाइजर एज के लगभग बराबर है। तो ये हो गया हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ टंग। तो हम स्टार्ट करते हैं मैक्सिलरी लैंडमार्क्स, ठीक है। सबसे पहले बेसिक अगर हम देखें तो ये है हमारा लेबियल फ्रेनम। लेबियल फ्रेनम ये क्या है, लेबियल वेस्टिब्यूल। मेन ये क्या है, एल्वियोलर रिज, ठीक है। ये हो गया बक्कल वेस्टिब्यूल, दिस इज बक्कल फ्रेनम। ये हमारा मैक्सिलरी ट्यूब्रोसिटी। मैक्सिलरी ट्यूब्रोसिटी के पीछे का एरिया होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, हैमुलर नॉच, राइट। ये जो दो होता है क्या है, फोविया पैलेटनी। ये जो आर्क शेप का है दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोस्टीरियर पैलेटल सेल। इससे बहुत सारा क्वेश्चन आता है, आगे हम देखेंगे, ठीक है। ये हमारा क्या है, इंसिसिव पैपिला। इंसिसिव पैपिला ये रूगे, ठीक है। तो ये है हमारा बेसिक स्ट्रक्चर। अब इसमें जो बेसिकली हम लोग को देखना होता है वो ये है कि इसका प्राइमरी स्ट्रेस बेरिंग एरिया कौन सा है, ठीक है। जो याद रखना तो जो मेनली क्वेश्चन आता है, प्राइमरी स्ट्रेस बेरिंग एरिया जो मैक्सिला में होता है वो क्या होता है, हमारा रेसिडुअल एल्वियोलर रिज, ठीक है। प्राइमरी स्ट्रेस बेरिंग एरिया का क्वेश्चन आएगा तो उसका आंसर है रेसिडुअल एल्वियोलर रिज। वही सेकेंडरी स्ट्रेस बेरिंग एरिया पूछेगा तो क्या है इसका आंसर, रूगे या फिर मैक्सिलरी ट्यूब्रोसिटी, ठीक है। ये हो गया 2 पॉइंट कवर हमारा। थर्ड जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें अगर पूछते हैं वो है रिलीविंग एरिया, या फिर हम लोग बोल सकते हैं रिलीफ, जहाँ पे हम रेक से रिलीफ देते हैं, ठीक है। तो मोस्टली अगर प्राइमरी स्ट्रेस बेरिंग या सेकेंडरी स्ट्रेस बेरिंग एरिया मतलब होता क्या है, स्ट्रेस बेरिंग एरिया वो है जब हम लोग किसी भी पेशेंट को डेंचर प्रोवाइड करते हैं, तो डेंचर प्रोवाइड करने के बाद वो फोर्स सबसे ज़्यादा मैक्सिमम किस एरिया पे पड़ना चाहिए, दैट इज़ प्राइमरी स्ट्रेस बेरिंग एरिया। तो नॉर्मली अगर हमारा प्राइमरी स्ट्रेस बेरिंग एरिया वो होता है जहाँ पे हम मैक्सिमम फोर्सेज जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और रिलीविंग एरिया क्या होता है, जैसे जहाँ पे कोई नर्व सप्लाई हुआ है, ठीक है, जैसे फोविया पैलेटनी, यहाँ पे हम अपना जो है रिलीफ एरिया करेंगे ताकि वहाँ पे जो नर्व्स है वो डैमेज ना हो, वहाँ पे ज़्यादा प्रेशर ना पड़े। जो मोस्टली प्रेशर है वो हमारा स्ट्रेस बेरिंग एरिया पे ही पड़ना चाहिए, ठीक है। तो कौन कौन सा रिलीफ एरिया जहाँ पे हमें रिलीफ देना है, सबसे पहले इंसिसिव पैपिला, सेकेंड हो गया मिड पैलेटाइन रफे, ठीक है, कस्पिड एविडेंस, कस्प रीजन में जो होता है, ठीक है, और फोर्थ हो गया फोविया पैलेटनी। तो ये 4 है जहाँ पे हमें मैक्सिला में रिलीफ देना होता है, ठीक है। एक जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट इज रिटेंटिव एरिया, ठीक है, कि मैक्सिला में कौन सा रिटेंटिव एरिया है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत आता है, वो है पोस्टीरियर पैलेटल सील एरिया, ठीक है। तो बहुत क्वेश्चन जो है पिकअप होता है, डायरेक्टली पूछा था प्राइमरी स्ट्रेस बेरिंग एरिया क्या होता है, सेकेंडरी स्ट्रेस बेरिंग एरिया कौन सा होता है मैक्सिला में, रिलीफ एरियाज कौन कौन सा है, रिटेंटिव एरिया कौन सा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट तो है रिटेंटिव एरिया जो पूछता है वो पोस्टीरियर पैलेटल सील एरिया मैक्सिलरी में। एक और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है वो है लिमिटिंग स्ट्रक्चर ऑफ मैक्सिला, ठीक है। तो लिमिटिंग स्ट्रक्चर क्या होता है, जो भी उसका बाउंड्रीज है, ठीक है, इसमें जो भी उसकी बाउंड्रीज है वो हमारा लिमिटिंग स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि लेबियल फ्रेनम, लेबियल वेस्टिब्यूल, बक्कल फ्रेनम, बक्कल वेस्टिब्यूल, ठीक है, हैमुलर नॉच, ठीक है। ये लाइन से आप याद कर सकते हैं, लेबियल फ्रेनम, लेबियल वेस्टिब्यूल, बक्कल फ्रेनम, बक्कल वेस्टिब्यूल, फिर क्या है हैमुलर नॉच, हैमुलर नॉच के बाद क्या है ये पीपीएस, पोस्टीरियर पैलेटल सील। तो ये हमारा क्या है लिमिटिंग स्ट्रक्चर, लिमिटिंग स्ट्रक्चर मतलब जो उसके बाउंड्रीज है, तो ये हमारा हो गया लिमिटिंग स्ट्रक्चर।
जो हमारा डेंचर एक्सटेंशन कहाँ तक जाना है वो हमारा लिमिटिंग रिस्ट्रिक्शन डिफाइन करता है। अब बात करते हैं मैंडिबुलर लैंडमार्क्स। ठीक है, बेसिकली वही सेम चीज़ है। ये क्या है हमारा लेबियल फ्रेनम, लेबियल वेस्टिब्यूल, दैट इज बक्कल फ्रेनम, बक्कल वेस्टिब्यूल। ये हमारा जो एरिया है ये क्या है बक्कल शेल्फ एरिया, बक्कल शेल्फ एरिया। ठीक है, ये एरिया क्या हो जाएगा हमारा रेट्रोमोलर पैड। ठीक है, ये वाला जो एरिया है ये हमारा क्या है रेट्रो माइलोहायोइड फोसा। ठीक है, ये है लिंगुअल सल्कस, जिसको हम लोग एल्वियोलिंगुअल सर्कस भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये जो है लिंगुअल फ्रेनम है। मैक्सिला में लिंगुअल फ्रेनम नहीं होता और ना ही लिंगुअल सल्कस होता है। ठीक है, ये मैंडिबल में लिमिटिंग स्ट्रक्चर में क्या क्या ऐड हो गया इसमें लिंगुअल सल्कस और लिंगुअल फ्रेनम। ठीक है, अब अगर हम देखें मैंडिबल में प्राइमरी स्ट्रेस बियरिंग एरिया कौन सा है, प्राइमरी स्ट्रेस बियरिंग एरिया जो है वो है हमारा बक्कल शेल्फ एरिया। ठीक है, ये जो एरिया है बक्कल शेल्फ एरिया, यहाँ पे हमारा सबसे पहले फोर्स जो है वहाँ पे सारा का सारा फोर्स जो है कैरी ऑन होगा। ठीक है, हम सेकेंडरी स्ट्रेस बियरिंग एरिया की बात करें तो वो क्या है हमारा स्लोप्स ऑफ इडेंचुलस रिज। ठीक है, ये जो हमारा स्लोप है साइड में ये इडेंचुलस रिज का वो हमारा सेकेंडरी स्ट्रेस बियरिंग एरिया का काम करेगा। ठीक है, अगर हम रिलीफ एरिया की बात करें तो इसमें कौन कौन सा रिलीफ और एरिया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है क्रेस्ट ऑफ एल्वियोलर रिज। ये चीज़ याद रखने की ज़रूरत है क्योंकि आपसे एक अगर पूछेगा कि स्लोप ऑफ रिज, ठीक है, अगर स्लोप ऑफ रिज है तो वो हमारा सेकेंडरी स्ट्रेस बियरिंग एरिया का काम करेगा। वही अगर पूछता है क्रेस्ट ऑफ एल्वियोलर रिज तो वो हमारा रिलीफ एरिया है। ठीक है, हमें जो है यहाँ पे जो क्रेस्ट है उसमें हमें रिलीफ देना होता है। ठीक है, वो हमारा रिलीफ एरिया, अगर उस पर फोर्स पड़ेगा तो और ज़्यादा ही रिजॉर्प्शन होगा, इसलिए हमें वहाँ पे रिलीफ करना होता है। सेकेंड कौन सा रिलीफ एरिया मेंटल फोरामेन। ठीक है, और थर्ड माइलोहायोइड रिज। अभी माइलोहायोइड रिज जो है वो कहाँ पे देखा जाएगा, ये जो हमारा रेट्रोमाइलोहायोइड फोसा जो है उसके ऊपर में जो एरिया है वो हमारा हो गया माइलोहायोइड रिज। ठीक है, तो ये एरिया हमारा हो गया माइलोहायोइड रिज एरिया। ठीक है, इसमें जो मेन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है हमारा पेरिफेरल सील एरिया। ठीक है, उसमें हमारा रिटेंटिव मैक्सिला में क्या था रिटेंटिव एरिया पीपीएस पोस्टीरियर पैलेटल सील। अब मैंडिबल में रिटेंशन कहाँ से मिलता है, तो एक तो है प्राइमरी रिटेंशन, प्राइमरी रिटेंशन जो मिलता है वो हमारा रेट्रोमोलर एरिया। ठीक है, रेट्रोमोलर एरिया हमारा प्राइमरी रिटेंटिव एरिया है। सेकेंडरी रिटेंटिव एरिया कौन सा हो गया एंटीरियर लिंगुअल बॉर्डर। ठीक है, ये वाला जो एरिया है एंटीरियर वाला लिंगुअल सर्कस वाला ये हमारा सेकेंडरी रिटेंटिव एरिया है। ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है। ठीक है, प्राइमरी क्या है रेट्रोमोलर एरिया, सेकेंडरी एंटीरियर लिंगुअल बॉर्डर। ठीक है, अगर हम इसमें लिमिटिंग स्ट्रक्चर्स की बात करें तो मैक्सिला में जैसे था वैसे ही लेबियल फ्रेनम, लेबियल वेस्टिब्यूल, बक्कल फ्रेनम, बक्कल वेस्टिब्यूल, फिर हम आएगा बक्कल सेल्फ एरिया, फिर आया रेट्रोमोलर एरिया, फिर यहाँ पे एक और चीज़ ऐड हो जाता है वो है हमारा लिंगुअल सल्कस एंड लिंगुअल फ्रेनम। ठीक है, तो टोटल मैंडिबल में अगर हम देखें तो कितना लिंगुअल फ्रेनम है हमारा, सॉरी टोटल कितना फ्रेनम होता है 3। कौन कौन सा, लेबियल फ्रेनम, बक्कल फ्रेनम और लिंगुअल फ्रेनम। ठीक है, लेकिन देखा जाए तो बक्कल फ्रेनम 2 होता है तो ऐसे हो गया टोटल 4। मैंडिबल में 4 हो गया फ्रेनम, और वही मैक्सिलरी में टोटल कितने फ्रेनम्स हैं, तो सिर्फ और सिर्फ लेबियल फ्रेनम और 2 बक्कल फ्रेनम, तो टोटल 3 फ्रेनम। ठीक है, तो ये हमारा हो गया बेसिकली सारा लैंडमार्क्स के बारे में। रिपीटिव क्वेश्चन आता है दैट इज़ मसल रिलेटेड लैंडमार्क्स में। ठीक है, कि अगर ये मैंडिबल है मेरा, ठीक है, तो लेबियल फ्रेनम में कौन सा मसल होता है। ठीक है, लेबियल फ्रेनम में तो आपका आंसर है इंसिवस या फिर ऑर्बिकुलरिस ऑरिस। बक्कल फ्रेनम, बक्कल फ्रेनम में कौन सा होता है डिप्रेसर एंगुलाई ऑरिस, जिसको हम लोग ट्रायंगुलरिस ऑरिस भी बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया बक्कल फ्रेनम का। लेकिन वही मैक्सिला में बक्कल फ्रेनम को कौन सा सप्लाई करता है या फिर कौन सा मसल होता है बक्कल फ्रेनम में, लिवेटर एंगुलाई ऑरिस। ठीक है,
अगर हम मैक्सिला की बात करें तो उसमें बक्कल फ्रीनम में है लेवेटर एंगुलाई ओरिस, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं कैनियस मसल, ठीक है, और इसमें डिप्रेशन एंगुलाई ओरिस, ठीक है। अब हम बात करें कि एक ये जो होता है लिंगुअल सर्कल्स को हम लोग बोलते हैं एल्वियोलो लिंगुअल सर्कल्स, ठीक है। एल्वियोलो लिंगुअल सर्कल्स जो होता है वो हमारा एस फॉर्म का होता है, ठीक है, ये एस शेप बन रहा है, ठीक है। लेकिन जो पोस्टीरियर रीजन ऑफ एस फॉर्म जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं लेटरल थॉट फॉर्म, लेटरल थॉट फॉर्म, ठीक है। अब लेटरल थॉट फॉर्म जो है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। एंटीरियर कौन से मसल से है? जीनियोग्लोसस। मिडिल वाले रीजन में कौन सा मसल है? माइलोहायोइड, ठीक है। और पोस्टीरियर रीजन में क्या है? पैलेटोग्लोसस एंड सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये हमारा जीनियोग्लोसस, इस एरिया में हो गया माइलोहायोइड और इस एरिया में हो गया पैलेटोग्लोसस और सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर। अगर वही हम लोग बात करें लेबियल साइड में, ठीक है, इधर देखते हैं, अगर वही हम लोग देखें कि लेबियल फ्लेंज में कौन कौन सा मसल है, दैट इज बक्सिनेटर, दूसरा है मैसेटर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ बक्सिनेटर एंड दूसरा मैसेटर, ठीक है। तो मैसेटर जो है वो हमारा, अगर हमने इसमें यहाँ पे लेबियल फ्लेंज अगर मेरा ओवर एक्सटेंडेड हो गया तो ये क्या करेगा? डिस्प्लेस करेगा डेंचर को, ठीक है। तो अगर कोई भी क्वेश्चन पूछे कि मैंडिबल में लेबियल फ्लेंज में कौन सा मसल रिस्पॉन्सिबल है डेंचर को डिस्प्लेस करने के लिए, तो उसका आंसर हमारा मैसेटर होगा। लेकिन अगर वही क्वेश्चन पूछता है कि लेबियल फ्लेंज में कौन कौन सा मसल जो है वहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो वो बक्सिनेटर और मैसेटर है, ठीक है। अगर आपका क्वेश्चन आता है कि लिंगुअल फ्लेंज में कौन कौन सा जो है पोस्टीरियर मसल्स है, तो वह है पैलेटोग्लोसल और सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर मसल, ठीक है। तो ये आपका इन बेसिक जो है सारे मसल्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपके इस पेज से आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन आता है यहाँ पे जो हमारा पियर शेप रेट्रोमोलर पैड एरिया होता है, ठीक है, यहाँ पे मैं बताती हूँ कि रेट्रोमोलर पैड एरिया जो है हमारा, इसमें कौन कौन सा मसल होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसका मैंने ये रखा है BPST, B फॉर बक्सिनेटर, P फॉर टेरिगोमैंडिबुलर रेफे, ठीक है, S फॉर सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर और T फॉर टेम्पोरालिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेट्रोमोलर पैड एरिया में कौन सा मसल्स होते हैं, तो BPST आपको याद रखना है, दैट इज बक्सिनेटर, रेट्रोमैंडिबुलर रेफे और सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर मसल, ठीक है। तो इसमें नॉर्मली क्या होता है, इसमें हम लोग जब देखते हैं कि जब हम डेंचर बनाते हैं तो हमारे कहाँ 2/3 तक ही यहाँ पे हमें उसको एक्सटेंड करना होता है, ठीक है। इसके बाद हम एक्सटेंड क्यों नहीं करते हैं इम्प्रेशन मेकिंग में, क्योंकि इसके बाद जो है ये मसल्स जो है वो एक्टिव हो जाते हैं, तो उस पर अगर प्रेशर पड़ेगा तो हमारा डेंचर जो है वो डिस्प्लेस होगा। तो ये रीज़न है हम लोग रेट्रोमोलर पैड एरिया में सिर्फ और 2/3 तक ही एक्सटेंड करते हैं अपना डेंचर। इसी से एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि टेरिगोमैंडिबुलर रेफे क्या होता है। तो टेरिगोमैंडिबुलर रेफे जो है वो 2 मसल से इंसर्शन से बनता है, दैट इज सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर मसल प्लस बक्सिनेटर, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको OS में भी क्वेश्चन है, टेरिगोमैंडिबुलर रेफे जो है उसमें कौन कौन से मसल्स की इंसर्शन से बनता है, दैट इज सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर मसल और बक्सिनेटर मसल, ठीक है। अगर इसमें हम एक चीज़ और देखें तो ये है कि अगर हमारा मैंडिबुलर है, ठीक है, मैंडिबुलर अगर डेंचर जो है स्वेलिंग के टाइम पे अगर हमारा डेंचर जो है डिस्प्लेस होता है फ्लोर ऑफ द माउथ से, तो वो मसल जो रिस्पॉन्सिबल है वो कौन सा मसल रिस्पॉन्सिबल है? माइलोहायोइड मसल। ये याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि अगर स्वेलिंग के टाइम पे अगर हमारा डेंचर जो है वो शिफ्ट हो रहा है या फिर वो हमारा मूव हो रहा है, तो वो किसकी वजह से हो रहा है? डेंचर के ओवर एक्सटेंड होने की वजह से और माइलोहायोइड मसल की वजह से, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्लासिफिकेशन ऑफ लेटरल थॉट फॉर्म, ठीक है, जिसको हम लोग रेट्रोमाइलोहायोइड फोसा भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या है हमारा, जैसे कि ये है हमारा मैंडिबल डेंचर, ठीक है। तो ये जो होता है ये हमारा एस फॉर्म का होता है, एल्वियोलो लिंगुअल सल्कस, ठीक है। तो इसमें जो पोस्टीरियर रीजन में होता है ये हमारा होता है लेटरल थॉट फॉर्म, ठीक है। ये क्या होता है, डिसाइड करता है हमारा डिटेंशन डेंचर का या फिर उसका पोस्टीरियर सील जो है वो लेटरल थॉट फॉर्म डिफाइन करता है। तो अब क्या होता है, 3 तरह के इसके क्लासिफिकेशन है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, ठीक है। तो क्लास 1 इज डीप, मीन्स अगर ये हमारा
डेंचर है, तो ये डेंचर जो है बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग है और वाइड है, ठीक है। तो ये हमारा क्लास 1 है। अगर वही हमारा ये हाफ ऑफ दिस, ये जो लॉन्ग है इसका हाफ हो जाए, ठीक है, तो ये क्लास 2 है, बीच मॉडरेट, ठीक है। और क्लास 3 क्या हो जाएगा, शैलो। अगर ये हमारा माइलोहाइलाइट रिज है, ठीक है, तो इससे 2 to 3 mm अगर नीचे तक ही हमारा फ्लैंज एक्सटेंड हो रहा है तो वो हमारा हो गया क्लास 3, ठीक है। क्लास 1 लॉन्ग एंड वाइड, क्लास 3 हाफ लॉन्ग होगा क्लास 1 के कंपैरिजन में, और जो हमारा क्लास 3 है वो 2 to 3 mm बिलो माइलोहाइलाइट रिज, ठीक है। तो ये है हमारा क्लासिफिकेशन लेटरल थॉट फॉर्म का। देख लेते हैं कि ये हमारा जो है, ये हमारा एक्सटेंडेड है सबसे क्लास 1, ठीक है। क्लास 1 इज़ वाइड एंड लॉन्ग, ठीक है। अगर हम क्लास 2 की बात करें तो क्लास 2 हमारा क्या है, हाफ ऑफ द क्लास 1, ठीक है। और क्लास 3 क्या है, बस 2 to 3 mm माइलोहाइलाइट रिज से 2 to 3 mm बिलो, तो ये हो गया हमारा क्लास 3। तो आइडियल सिचुएशन क्या होना चाहिए कोई भी डेंचर का, क्लास 1, ठीक है। हमारा जो क्लास 1 अगर है तो उसका रिटेंशन बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तो हमारा लिंगुअल फ्लैंज जो है वो प्रॉपर क्लास 1 में फॉल करना चाहिए। अब बात करते हैं पोस्टीरियर पैलेटल सील। पोस्टीरियर पैलेटल सील दैट इज पीपीएस, जिसको हम लोग पोस्ट डैम भी बोलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं पीपीएस होता क्या है। तो ये हमारा मैक्सिलर डेंचर है, ठीक है। अगर हम देखें मैक्सिलर डेंचर में ये हमारा होता है एल्वियोलर रिज, ठीक है। यहाँ पे मैक्सिलरी ट्यूब्रोसिटी होता है, मैक्सिलरी ट्यूब्रोसिटी प्रेजेंट है यहाँ पे आपका, उसके पीछे होता है हेमुलर नॉच, ठीक है। तो पीपीएस इज ए एरिया ऑफ सॉफ्ट पैलेट दैट कॉन्टैक्ट द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ डेंचर, ठीक है। जहाँ पे हमारा डेंचर का पोस्टीरियर सरफेस जिस सॉफ्ट पैलेट के पार्ट पे कॉन्टैक्ट होता है वो है हमारा पीपीएस, ठीक है। तो ये है हमारा पीपीएस। अब पीपीएस जो है वो हमारा 2 पार्ट में डिवाइडेड है, टेरिगो मैक्सिलरी सील एंड दूसरा पोस्ट पैलेटल सील, ठीक है। अगर टेरिगो मैक्सिलरी सील क्या होता है, अगर एक हेमुलर नॉच से 3 to 4 mm एंटीरियर लेटरली 3 to 4 mm अगर हम आगे की तरफ जाएंगे तो जो ये एरिया है, ये पार्ट है हमारा टेरिगो मैक्सिलरी सील, ठीक है। तो टेरिगो मैक्सिलरी सील क्या है, 3 to 4 mm एंटीरियर लेटरली टू हेमुलर नॉच। और वही पोस्ट पैलेटल सील क्या है, डिस्टेंस बिटवीन 2 हेमुलर नॉच इज पोस्ट पैलेटल सील, डिस्टेंस बिटवीन 2 हेमुलर नॉच, or we can say 2 maxillary tuberosity, ठीक है। इन बिटवीन 2 maxillary tuberosity जो डिस्टेंस है दैट इज पोस्ट पैलेटल सील, ठीक है। तो ये है हमारा पीपीएस। जो हमारा एक और इसमें जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारा डेंचर कहाँ तक एक्सटेंड करना चाहिए पोस्टीरियरली, तो हमारा डेंचर जो है वो एक्सटेंड करना चाहिए जो हमारा वाइब्रेटिंग लाइन्स होता है उसके 1 से 2 mm पोस्टीरियर टू वाइब्रेटिंग लाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 to 2 mm टू वाइब्रेटिंग लाइन, पोस्टीरियर टू वाइब्रेटिंग लाइन, ठीक है। अब बात करते हैं वाइब्रेटिंग लाइन्स होता क्या है। अब हमारा जो है पीपीएस वो 2 वाइब्रेटिंग लाइन से बना हुआ है, ठीक है। लेट्स सी, ये हमारा एंटीरियर वाइब्रेटिंग लाइन और ये पोस्टीरियर वाइब्रेटिंग लाइन, ठीक है। जो आगे है वो एंटीरियर, जो पीछे वो पोस्टीरियर, राइट। एंटीरियर वाइब्रेटिंग लाइन एंड पोस्टीरियर वाइब्रेटिंग लाइन। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। एंटीरियर वाइब्रेटिंग लाइन क्या है, जंक्शन बिटवीन हार्ड पैलेट एंड लिमिटेड मूविंग सॉफ्ट पैलेट, ये वर्ड याद रखना है, ठीक है। हार्ड पैलेट एंड लिमिटेड मूविंग सॉफ्ट पैलेट। वही पोस्टीरियर वाइब्रेटिंग लाइन इज ए जंक्शन बिटवीन लिमिटेड मूविंग सॉफ्ट पैलेट एंड मार्क्ड मूविंग सॉफ्ट पैलेट, ठीक है। ये वर्ड जो है वो डिफरेंस है मेनली, ठीक है। कि वाइब्रेटिंग लाइन क्या हो गया, जंक्शन बिटवीन हार्ड पैलेट एंड लिमिटेड मूविंग सॉफ्ट पैलेट। आई पोस्टीरियर वाइब्रेटिंग लाइन इज इन जंक्शन बिटवीन लिमिटेड मूविंग सॉफ्ट पैलेट एंड द मार्क्ड मूविंग सॉफ्ट पैलेट, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंसेस का याद रखना। अब बात करते हैं एंटीरियर वाइब्रेटिंग लाइन जो है हमारा वो शेप है, राइट।
दिस इज बो शेप। अब देखते हैं एंटीरियर वाइब्रेटिंग लाइन एंड पोस्टीरियर वाइब्रेटिंग लाइन को मेजर कैसे करते हैं, उनका डिफरेंस क्या है। अब एंटीरियर वाइब्रेटिंग लाइन जो है हमारा क्यूबिड और बो शेप्ड होता है, क्यूबिड और बो शेप्ड, ठीक है। तो इसको मेज़र करने के लिए क्या होता है, हम पेशेंट से करवाते हैं वाल्सवा मैन्यूवर, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एंटीरियर वाइब्रेटिंग लाइन के लिए हम लोग पेशेंट से वाल्सवा मैन्यूवर कराते हैं। और शॉर्ट विग्रस बुलवाते हैं, ठीक है। और वही अगर हम पोस्टीरियर वाइब्रेटिंग लाइन की बात करें तो हम पेशेंट से अनएग्जेगरेटेड मैनर में वर्ड करवाते हैं, ठीक है। अगर हम पेशेंट को शॉर्ट विग्रस करवाएंगे तो हमारा एंटीरियर वाइब्रेटिंग लाइन जो है वो मेजर होगा, ठीक है। और वही हम लोग अनएग्जेगरेटेड मैनर में कराएंगे तो हमारा पोस्टीरियर वाइब्रेटिंग लाइन मेजर हो जाएगा, ठीक है। पोस्टीरियर वाइब्रेटिंग लाइन होता है वो मोस्ट डिस्टल एक्सटेंशन ऑफ डेंचर बेस होता है, ठीक है। मोस्ट डिस्टल एक्सटेंशन ऑफ डेंचर बेस क्या है हमारा, पोस्टीरियर वाइब्रेटिंग लाइन। तो ये क्वेश्चन याद रखना है इसमें। वेल्सम मैन्यूअर कराते हैं एंटीरियर वाइब्रेटिंग लाइन के लिए, पोस्टीरियर वाइब्रेटिंग लाइन के लिए हम लोग अनएग्जेगरेटेड मैनर में कराते हैं, ठीक है। तो अगर अब हम बात करें पीपीएस के फंक्शन का, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, रिटेंशन। अगर पीपीएस नहीं होगा प्रॉपरली, अगर हम उसको लोकेट नहीं करेंगे तो हमारा क्या होगा, डेंचर जो है बार बार फॉल करेगा, रिटेंशन ही नहीं मिलेगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होगा, रिटेंशन। सेकेंड क्या है हमारा, रिड्यूस करता है गैग रिफ्लेक्स को, ठीक है। थर्ड हमारा पेशेंट का डिस्कम्फर्ट नहीं होता, ठीक है। फोर्थ फूड एक्यूमुलेशन नहीं होगा, फूड एक्यूमुलेशन जो है वो हमारा डेंचर में नहीं होगा, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो है कि ये कंपनसेट करता है वॉल्यूम श्रिंकेज ड्यूरिंग पॉलीमराइजेशन। जब हम लोग बनाते हैं डेंचर बेस तो उस टाइम पे जो श्रिंकेज होता है, ठीक है, तो उसको ये कंपनसेट करता है, ठीक है, हमारा पीपीएस। तो ये हमारा पीपीएस का मेनली फंक्शन है, ठीक है। अब बात करते हैं पीपीएस को रिकॉर्ड करने की टेक्निक्स को। पहला है कन्वेंशनल टेक्निक, दूसरा फ्लूइड वैक्स टेक्निक, थर्ड यूजिंग कंपाउंड है, फोर्थ इज आर्बिट्री मेथड, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं कन्वेंशनल मेथड की, ठीक है। कन्वेंशनल मेथड में क्या है, हमने सबसे पहले वॉश इम्प्रेशन लिया, वॉश इम्प्रेशन लेने के बाद हमने मास्टर कास्ट पोर किया, मास्टर कास्ट हमने पोर करने के बाद इसके ऊपर हमने शेलिक बेस प्लेट का ट्रायल बेस बनाया, ठीक है, ट्रायल बेस बनाया जो कि शेलिक बेस प्लेट का है, ठीक है। ट्रायल बेस बनाने के बाद हमने पेशेंट के, ये अगर हमारा पेशेंट है तो उसके हेड को टिल्ट करेंगे हम 30 डिग्री पे, ठीक है। 30 डिग्री पे हमने, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि 30 डिग्री हमारा हेड टिल्ट होना चाहिए डाउनवर्ड जब हम पीपीएस रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। टिल्ट किया, उसके बाद हमने लिया टी बर्निशर, इस शेप का एक टी बर्निशर होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं टी बर्निशर। टी बर्निशर लेने के बाद हमने क्या किया, हेमुलर नॉच को मार्क किया, ये हमारा क्या है, ठीक है, ये हमारा हेमुलर नॉच। हम यहाँ पे ऐसे टी बर्निशर को प्लेस करके यहाँ पे हम अपना हेमुलर नॉच मार्क करेंगे। हेमुलर नॉच मार्क करने के बाद हमने क्या करना है, इंडेलिबल पेंसिल लेना है, इंडेलिबल पेंसिल से हमने मार्क कर लिया, ठीक है, कि हमारा हेमुलर नॉच है। उसके बाद हमने विग्रस मूवमेंट कराना है ताकि हमारा पोस्टीरियर वाइब्रेटिंग लाइन जो है वो मार्क हो जाएगा। फिर हमें इंडेलिबल पेंसिल से पोस्टीरियर वाइब्रेटिंग लाइन मार्क कर लेना है, ठीक है। उसके हमने मार्क कर लिया, अब हमने क्या किया, सेलेक बेस प्लेट लिया। सेलेक बेस प्लेट लेने के बाद हमने पेशेंट के माउथ में उससे क्या किया, इम्प्रेशन टाइप लिया। तो उससे क्या होगा, इंडेलिबल पेंसिल जो मार्किंग जो होगा हमारे सॉफ्ट टिश्यू पे वो क्या हो जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा हमारे सेलेक बेस प्लेट पे। तो अब वो सेलेक बेस प्लेट लेके हमने जो मास्टर कास्ट तैयार किया था उस पर हमने सेलेक बेस प्लेट लगाया, तो हमारा जो मार्किंग था इंडेलिबल पेंसिल का वो हमारे मास्टर कास्ट पे आ जाएगा, ठीक है। तो अब उसी वे में हमने क्या करना है, फिर हमने एंटीरियर वाइब्रेटिंग लाइन मार्क करना है, विग्रस मूवमेंट, शॉर्ट विग्रस मूवमेंट करा के उससे फिर हमने फिर शेलिक बेस प्लेट से उसका इंप्रेशन लेना है उस इंडेलिबल पेंसिल का, फिर उसको हमने मास्टर कास्ट पे कर देना है। उसके बाद हमने उसके स्क्रैप ऑफ कर देना है और यही हमारा हो जाएगा पीपीएस। तो ये है हमारा कन्वेंशनल मेथड। बात करते हैं फ्लूइड वैक्स टेक्निक। फ्लूइड वैक्स टेक्निक में क्या है, सबसे पहले हमने वॉश इम्प्रेशन लिया, ठीक है, वॉश इम्प्रेशन लिया हमने, तो ये मेरा क्या आ गया, इम्प्रेशन है, ठीक है, ये मेरा इम्प्रेशन है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, पेशेंट के माउथ में इंडेलिबल पेंसिल से विग्रस मूवमेंट के थ्रू
हमने इंडेलिबल पेंसिल से हमने मार्क कर लिया एंटीरियर वाइब्रेटिंग लाइन, पोस्टीरियर वाइब्रेटिंग लाइन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस वॉश इंप्रेशन को लेंगे और पेशेंट के माउथ में फिर से इंप्रेशन लेंगे। तो इससे क्या होगा, ये हमारा जो है ट्रांसफ़र हो जाएगा इंडेलिबल पेंसिल का मार्किंग हमारे इंप्रेशन पे, ठीक है, वॉश इंप्रेशन पे। अब हमने क्या किया, फ्लूइड वैक्स लेना है, ठीक है। फ्लूइड वैक्स 4 तरीके के होते हैं इसमें। फ्लूइड वैक्स जो हम लोग यूज़ करते हैं वो है हमारा माउथ टेम्परेचर वैक्स, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें हमने जो याद रखना है वो है वाइट ओयो, ठीक है, ठीक है। वाइट इज़ आयोवा, वाइट इज़ वाइट कलर का आयोवा होता है, वाइट कलर, ठीक है। ओ इज़ ऑरेंज, ऑरेंज कलर का होता है हमारा कोरेक्टा वैक्स, ठीक है। नंबर 4, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेनली हम यही वैक्स यूज़ करते हैं, कोरेक्टा वैक्स नंबर 4। और वाई इज़ येलो कलर का होता है हमारा फिजियोलॉजिक वैक्स, ठीक है। तो हमने क्या किया, वैक्स लिया, वैक्स इस पर पेंट कर दिया। अब वैक्स पेंट करने के बाद हम फिर से जब इंप्रेशन लेंगे तो क्या आएगा, हमारा पूरा का पूरा वो जो है पीपीएस वो रिकॉर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो ये है, लेकिन ये हम तब तक ये प्रोसेस करते हैं जब तक हमारा वैक्स जो है ग्लॉसी नहीं दिखने लगता, ठीक है। अगर वो वैक्स हमारा इंप्रेशन लेने पे ग्लॉसी दिख रहा है, इसका मतलब टिश्यू कॉन्टैक्ट हो रहा है, और वही हमारा डल दिख रहा है वैक्स, तो क्या हमारा कोई टिश्यू कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा, ठीक है। तो इस अगर हमारा वैक्स बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही कंफ्यूजिंग वाला एक होता है वैक्स और ग्रीन स्टिक में बहुत कंफ्यूजन होता है, ठीक है। तो अगर हमारा वैक्स ग्लॉसी दिख रहा है इंप्रेशन के बाद भी, इसका मतलब टिश्यू कॉन्टैक्ट हो रहा है, ठीक है। और वही हमारा वैक्स डल दिख रहा है, इसका मतलब अभी कोई टिश्यू कॉन्टैक्ट नहीं है, ये चीज़ याद रखना है। लेकिन ग्रीन स्टिक के उसमें अपोजिट होता है, अगर ग्रीन स्टिक में हमारा इंप्रेशन के बाद वो ग्लॉसी दिख रहा है, इसका मतलब हमारा टिश्यू कॉन्टैक्ट नहीं है कोई भी, ठीक है। और वही डल दिख रहा है, इसका मतलब टिश्यू कॉन्टैक्ट हुआ है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम लोग को याद रखना है, ये डिफरेंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कि वैक्स ग्लॉसी दिख रहा है इसका मतलब टिश्यू कॉन्टैक्ट, अगर ग्रीन स्टिक डल दिख रहा है इसका मतलब वो टिश्यू कॉन्टैक्ट है, ठीक है। बात करते हैं आर्बिट्री स्क्रैपिंग, ठीक है, टेक्निक का। तो अगर हम देखें तो ये हमारा क्या है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमारा है, इसमें 2 चीज़ें याद रखना होता है, ठीक है, कि किस जगह पे कितने डेप्थ में स्क्रैप ऑफ करना है और कितने विड्थ में स्क्रैप ऑफ करना है, ठीक है। तो ये जो है मिड पैलेटन रेफे, यहाँ पे हमें लगभग 4 mm करना होता है। ये वाला डिस्टेंस ज़्यादा है, इसका मतलब ये 6 mm होगा, और ये डिस्टेंस और जाके पतला हो जाता है, दैट मीन्स यहाँ पे सिर्फ 2 mm है, ठीक है। दैट इज़ 462, आपको ये याद रखना है। मिड में 4 mm अंदर हमें विड्थ चाहिए, ये हमारा विड्थ है, ओके। और 6 mm विड्थ हमें चाहिए इस वाले एरिया में, और 2 mm चाहिए हमें इस वाले एरिया में विड्थ। अगर हम डेप्थ की बात करें, डेप्थ हमें कितना चाहिए इस वाले एरिया में, लगभग 1, 2 mm एंड ये 5 mm, ठीक है। तो ये 462 विड्थ चाहिए होता है, 125 में डेप्थ चाहिए होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आर्बिट्री स्क्रैपिंग ऑफ में क्या करते हैं कि हमने पूरा एग्जामिनेशन किया, उसके बाद हमने कास्ट लिया, फिर हमने हेमुलर नॉच से हेमुलर नॉच या ट्यूबरोसिटी के बीच में हमने क्या किया, आर्बिट्री जो है यहाँ पे हमने लिया 4 mm, 6 mm, 2 mm विड्थ वाइज, और डेप्थ हम डालेंगे 1, 2 mm एंड 5 mm, और हमने स्क्रैप ऑफ कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा है आर्बिट्री स्क्रैप ऑफ। 4 कंडीशन आता है, अगर हमारा अंडर एक्सटेंशन हो गया, ठीक है, या फिर ओवर एक्सटेंशन हो गया डेंचर, अंडर पोस्ट डैमिंग या फिर ओवर पोस्ट डैमिंग, ठीक है। अगर हमने पीपीएस प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं किया तो ये 4 सिचुएशन होता है, अंडर एक्सटेंशन, ओवर एक्सटेंशन, अंडर पोस्ट डैमिंग एंड ओवर पोस्ट डैमिंग, ठीक है। किस किस कंडीशन में होता है, अंडर एक्सटेंशन कब होता है, जब हमने जो है पेशेंट जब रिकॉर्ड कर रहे हैं तो बार बार पेशेंट को जो है गैगिंग हो रहा है, तो इस केस में क्या होता है, अंडर एक्सटेंशन होता है। अंडर एक्सटेंशन होगा तो क्या, सील प्रॉपर नहीं हो पाएगा, पेशेंट जैसे माउथ में पहनेगा डेंचर वो बार बार फॉल ऑफ कर जाएगा। तो अंडर एक्सटेंशन में क्या होता है, पेशेंट बार बार जो डेंचर है वो नीचे की तरफ गिरने लगेगा, ठीक है। तो वो किसी वजह से हुआ कि हमने पीपीएस रिकॉर्ड करने वक्त अगर पेशेंट बार बार गैगिंग कर रहा है तो अंडर एक्सटेंशन हो जाता है हमारे डेंचर का, ठीक है। ओवर एक्सटेंशन कब होगा, कुछ एरिया में हमने प्रॉपर जो है मार्क नहीं किया और हमने अगर आर्बिट्री कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारा यहाँ पे पोस्टीरियर वाइब्रेटिंग लाइन यहाँ पे आना था, हमने यहाँ तक अपना डेंचर एक्सटेंड कर दिया, उस वजह से पेशेंट को बार बार क्या होगा, पिन पॉइंट होगा, वहाँ पे पेशेंट को डिस्कम्फर्ट होगा, ठीक है, पेन होगा पेशेंट को, ठीक है। जब वो सॉलो करेगा तब पेन होगा, तो ये सारा प्रॉब्लम अगर पेशेंट को आ रहा है इसका मतलब हमारा डेंचर है ओवर एक्सटेंशन जा रहा है, हमने पीपीएस करने वक्त ओवर एक्सटेंशन कर दिया, ठीक है। अंडर पोस्ट टाइमिंग का मतलब क्या होता है, क्या है कि हमारा प्रॉपर डेप्थ जो है वो जो है कम रह गया, जैसे 1 to 5 डेप्थ होना चाहिए तो 1 की जगह 0.5 हो गया, 2 की जगह 1 हो गया, तो हमारा अंडर पोस्ट डैम रह गया। तो ये कैसे सिचुएशन में होता है, जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं पीपीएस अपना, ठीक है, तो अगर हमने पेशेंट ने बहुत वाइड माउथ खोल लिया, ठीक है, वाइड माउथ ओपन किया तो उससे क्या होगा,
वाइडली ओपन किया माउथ को तो उससे क्या होगा, हमारा पीपीएस जो है वह स्ट्रेच हो जाएगा, जिसकी वजह से उसका डेप्थ जो है उतना हम नहीं ले पाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, अंडर पोस्ट डैमिंग हो जाएगा। ठीक है, तो इस सिचुएशन में क्या करेंगे, फिर से मोर स्क्रैप ऑफ करेंगे। ऑब्वियसली बात है, हमने कम स्क्रैप ऑफ किया था, इस वजह से अंडर पोस्ट डैमिंग हो रहा है, तो हमने क्या किया, मोर स्क्रैप ऑफ करके रिमूव कर दिया। अब इसमें एक चीज़ और है कि अगर हमें चेक करना है कि हमारा पोस्ट डैमिंग प्रॉपर है या नहीं, या फिर हमारा डेप्थ जो है वो कम तो नहीं है, तो उसमें हम क्या करते हैं, पेशेंट को वेट डेंचर पहनाते हैं। ठीक है, और अगर उसमें से बबल आ रहा है, ठीक है, डेंचर को पहनने के बाद पेशेंट की वहाँ से पीपीएस के एरिया से अगर बबल निकल रहा है, दैट मीन्स कि हमारा अंडर पोस्ट डैमिंग हुआ है, तो हम लोग उसमें और मोर स्क्रैप ऑफ करेंगे और उसके बाद फिर से उसको चेक करेंगे। ठीक, पोस्ट डैम क्या होता है, ओवर पोस्ट डैम मतलब क्या है कि डेप्थ हमें रखना है 1 to 5 और हमने कर दिया 2 4 6, मतलब हम जब मास्टर कास्ट में स्क्रैप ऑफ कर रहे थे तो हमने ओवर मच कर दिया। ठीक है, तो हमने ओवर कर दिया या टू मच उसको स्क्रैप ऑफ कर दिया, तो इस सिचुएशन में क्या होता है, हमारा पोस्ट डैम जो है वो ज़्यादा हो जाता है। तो इससे क्या होता है, पेशेंट को बहुत ज़्यादा इरिटेशन होता है। ऑब्वियस सी बात है, हमें बल्क रखना था 1 to 5 डेप्थ, अगर हमने बहुत ज़्यादा उसमें हाइट इंक्रीज़ कर दी तो क्या होगा, पेशेंट को वो चुभेगा डायरेक्ट। ठीक है, तो वो क्या करेगा, पेशेंट को इरिटेट करेगा। और अगर पोस्ट डैम है तो मैं पेशेंट को इरिटेट करने के साथ अगर वो पेशेंट जैसे ही डेंचर पहनेगा तो वो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा डेंचर का एंटीरियरली। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि अगर टू डीपली हमारा जो है पीपीएस प्लेस हो गया है तो उससे क्या होगा, हमारा जो डेंचर है वो आगे की तरफ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहा है कि हमने पेशेंट जब भी डेंचर पहन रहा है तो वो एंटीरियरली जो है डिस्प्लेस हो जा रहा है। ठीक है, तो किस सिचुएशन में होता है, तो उसका आंसर है हमारा ओवर पोस्ट टाइम। अगर हमने पेशेंट में पीपीएस करने वक्त ओवर पीपीएस या फिर ओवर पोस्ट टाइम कर दिया तो उससे क्या होगा, हम जब भी डेंचर पहनेगा पेशेंट तब वो आगे की तरफ डिस्प्लेस हो जाएगा, डिस्प्लेस एंटीरियरली। ठीक है, तो ये है नॉर्मली हमारा पीपीएस के बारे में।